और आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने पर दिया जोर। पीएम ने गुजरात के एकता नगर में राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा किया उद्घाटन। कहा, तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था के साथ भारत लगातार इकोलॉजी को भी कर रहा है मजबूत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से बिहार के 2 दिन के दौरे पर पूर्णिया में जन भावना रैली को करेंगे संबोधित। किशनगंज में पार्टी पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। अमित शाह का दौरा राज्य के बदले राजनीतिक माहौल में महत्वपूर्ण। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश से लोग बेहाल। नोएडा समेत कई जिलों में स्कूल बंद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का करेंगे हवाई सर्वेक्षण। वहीं उत्तराखंड के हेलगुगाड़ के पास भूस्खलन के कारण उत्तरकाशी गंगोत्री राजमार्ग बाधित। यूक्रेन के 4 क्षेत्रों के लिए रूस का आज से जनमत संग्रह। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस के नए सैन्य अभियान को बताया उसकी सेना के पतन का संकेत। संयुक्त राष्ट्र में विश्व नेताओं ने यूक्रेन में मानव अधिकारों के उल्लंघन के लिए मॉस्को को जवाबदेह ठहराने का किया आह्वान। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यूक्रेन संकट के तत्काल समाधान पर दिया जोर। नागपुर में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा T20 मुकाबला आज। सीरीज बराबर करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी भारतीय टीम। तेज गेंदबाज बुमराह के इस मुकाबले में खेलने की उम्मीद। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का वर्चुअली उद्घाटन किया। सहकारी संघवाद की भावना को आगे बढ़ाते हुए इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन गुजरात के एकता नगर में हो रहा है। इसका लक्ष्य बेहतर नीतियां बनाने में केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच और अधिक तालमेल बनाना है। इस सम्मेलन में 6 विषयगत सत्र होंगे। पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज का नया भारत नई सोच, नई अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था भी है और निरंतर अपनी इकोलॉजी को भी मजबूत कर रहा है। हमने दुनिया को दिखाया है कि रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में हमारी स्पीड और हमारा स्केल शायद ही कोई उसको मैच कर सकता है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो, कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर लाइफ मूवमेंट, बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए भारत आज दुनिया को नेतृत्व दे रहा है। अपने कमिटमेंट को पूरा करने के हमारे ट्रैक रिकॉर्ड के कारण ही दुनिया आज भारत के साथ जुड़ भी रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने साल 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य रखा है। अब देश का फोकस ग्रीन ग्रोथ पर है, ग्रीन जॉब्स पर है। प्रधानमंत्री ने इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए राज्यों के पर्यावरण मंत्रालय की भूमिका को अहम बताया। भारत ने 2017 तक, यानी अभी हमारे पास करीब करीब 5 दशक है, नेट जीरो का टारगेट रखा है। अब देश का फोकस ग्रीन ग्रोथ पर है और जब ग्रीन ग्रोथ की बात करते हैं तो ग्रीन जॉब के लिए भी बहुत अवसर पैदा होते हैं। और इन सभी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हर राज्य के पर्यावरण मंत्रालय की भूमिका बहुत बड़ी है। प्रधानमंत्री ने सभी पर्यावरण मंत्रियों से आग्रह किया कि राज्यों में सर्कुलर इकोनॉमी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दें।
इससे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति के अभियान को भी ताकत मिलेगी। सर्कुलर इकोनॉमी हमारी परंपरा का हिस्सा रही है। भारत के लोगों को सर्कुलर इकोनॉमी सिखानी पड़े ऐसा नहीं है। हम कभी प्रकृति के शोषक नहीं रहे, सदैव प्रकृति के पोषक रहे हैं। हमारे जो पर्यावरण मंत्री आज आए हैं, मैं उनको आग्रह करूंगा कि आप भी अपने राज्यों में सर्कुलर इकोनॉमी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दें। प्रधानमंत्री ने कहा कि पर्यावरण मंत्रालयों के दायित्वों का विस्तार बहुत बड़ा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पर्यावरण मंत्रालयों का काम रेगुलेटर से भी ज्यादा पर्यावरण को प्रोत्साहित करने का है। पर्यावरण मंत्रालय चाहे जिस किसी राज्य में हो या केंद्र में, उनके दायित्वों का विस्तार बहुत बड़ा है। इसे संकुचित दायरे में नहीं देखा जाना चाहिए। दुर्भाग्य से समय के साथ हमारी व्यवस्था में एक सोच ये हावी होती चली गई कि पर्यावरण मंत्रालय की भूमिका रेगुलेटर के तौर पर ज्यादा है। लेकिन मैं समझता हूं पर्यावरण मंत्रालय का काम रेगुलेटर से भी ज्यादा पर्यावरण को प्रोत्साहित करने का है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एथेनॉल ब्लेंडिंग में भारत नए रिकॉर्ड बना रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एथेनॉल उत्पादन और एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। इथेनॉल ब्लेंडिंग के नए रिकॉर्ड आज भारत बना रहा है। अगर राज्य भी इसके साथ जुड़ जाए तो हम कितनी तेजी से बढ़ सकते हैं। मेरा तो सुझाव ये भी होगा कि हम इथेनॉल उत्पादन और इथेनॉल ब्लेंडिंग राज्यों के बीच में स्पर्धा हो। साल में एक बार उनको सर्टिफाई किया जाए कि कौन राज्य, और इससे कारण हमारे किसानों को बहुत मदद मिलेगी। खेत का जो वेस्ट है वो भी इनकम देना शुरू कर देगा। हमें इस हेल्दी कंपटीशन को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जंगलों में लगने वाली आग को लेकर भी उन्होंने जागरूक होने की जरूरत पर बल दिया। दुनिया के समृद्ध देशों को आपने देखा होगा टीवी पे, चाहे पश्चिमी अमेरिका हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो। पिछले दिनों यहां जो फॉरेस्ट फायर हुआ, जो जंगलों में आग लगी, कितनी तबाही हुई, वन्य पशुओं की बेबसी, इवन जनजीवन को भी प्रभावित कर दिया। वाइल्ड फायर की वजह से ग्लोबल एमिशन में भारत की हिस्सेदारी बहुत कम है जी, नगण्य है। लेकिन फिर भी हमें अभी से जागरूक होना होगा, अभी से हमारी योजना होनी चाहिए। हर राज्य में फॉरेस्ट फायर फाइटिंग मैकेनिज्म मजबूत हो, वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो, ये बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एकता नगर इस बात का उदाहरण है कि कैसे अर्बन नक्सलों ने सालों साल तक विकास के कार्यों को रोकने का प्रयास किया। आप जिस जगह पे बैठे हैं ना, ये एकता नगर में, ये हमारी आंखें खोलने वाला उदाहरण है। कैसे अर्बन नक्सलों ने, विकास विरोधियों ने इस इतने बड़े प्रकल्प को, सरदार सरोवर डैम को रोक के रखा था। जो काम की शुरुआत नेहरू जी ने की थी, वो काम पूरा हुआ मेरा आने के बाद, और आज वही एकता नगर पर्यावरण का तीर्थ क्षेत्र बन गया। मतलब कितना झूठ चलाया था। और ये अर्बन नक्सल आज भी चुप नहीं है, आज भी उनके खेल खेल रहे हैं। उनके झूठ पकड़े गए, वो भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। अब उनको अब राजनीतिक समर्थन मिल जाता है कुछ लोगों का। अगली खबर की ओर चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तमिलनाडु दौरे का आज उनका दूसरा और अंतिम दिन है। जेपी नड्डा ने आज सुबह
पिल्लायारपत्ती विनायक मंदिर में दर्शन किए। भाजपा अध्यक्ष का कराईकुड़ी में एक जनसभा को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। वहीं मदुरई में विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख लोगों से वो मुलाकात करेंगे। नड्डा तिरुपत्तूर में महान स्वतंत्रता सेनानियों मरुधु बंधुओं को श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश से लोग बेहाल हैं। सड़कों पर जल जमाव से यातायात मुश्किल में है। सड़कों और गलियों में जल जमाव से आवाजाही में भी काफ़ी मुश्किलें हो रही हैं। मौसम विभाग ने आज भी भारी बारिश का अंदेशा जताया है। इसको ध्यान में रखते हुए नोएडा समेत प्रदेश के कई जिलों में स्कूलों को आज बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। अलीगढ़, कानपुर, सीतापुर, बहराइच, उन्नाव और राजधानी लखनऊ में भी जिलाधिकारियों ने स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। वहीं उत्तराखंड के हेलगुगाड़ के पास भूस्खलन के कारण उत्तरकाशी गंगोत्री राजमार्ग बाधित हो गया। भटवाड़ी से आगे हेलगुगाड़ के पास लगातार हो रहे भूस्खलन के कारण गंगोत्री हाईवे पिछले कई घंटों से यातायात के लिए ठप पड़ा है। इससे यात्रा पड़ावों पर काफी यात्री फंसे हुए हैं। आज के ही दिन भारत में दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी वित्तपोषित स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2018 में शुरू की गई थी। गरीब व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा सहारा बनी इस योजना को 4 साल पूरे हो गए हैं। गरीब व्यक्ति पैसे के अभाव में इलाज से वंचित ना रहे, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इसके तहत 10 करोड़ गरीब परिवार को हर साल 5 लाख तक का मुफ्त इलाज देने का प्रावधान है। इस योजना के दायरे में करीब 50 करोड़ लोग आते हैं। हाल ही में मोदी सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए ट्रांसजेंडर जनसंख्या के लिए भी आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा की भी घोषणा की। अब तक 20 करोड़ लोगों का आयुष्मान कार्ड बन गया है। योजना में 1949 हेल्थ पैकेज हैं, जिनमें 27 अलग अलग विशेष पैकेज भी शामिल हैं। इस योजना से पूरे देश में 25,000 से ज़्यादा निजी और सरकारी अस्पताल जुड़ चुके हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत अब तक करीब 4 करोड़ गरीबों को अस्पताल में भर्ती रहते हुए मुफ्त इलाज मिल चुका है। इससे गरीबों के करीब 50,000 करोड़ रुपए खर्च होने से बचे हैं। करोड़ों लोगों को किडनी और फेफड़े जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज मिला। साथ ही 23 लाख कैंसर मरीजों की जांच और इलाज, 25 लाख महिलाओं को और 7 लाख हृदय रोग के मरीजों को मुफ्त इलाज मिला है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय ने दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई को ट्रांसफर करने की प्रवर्तन निदेशालय की याचिका को स्वीकार कर लिया है। अब स्पेशल जज विकास ढुल की कोर्ट में सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी। यूक्रेन से लौटे मेडिकल छात्रों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने ऐसे छात्रों का दूसरे देशों में एडमिशन आसान करने के लिए सरकार को पोर्टल बनाने का सुझाव दिया था। वहीं केंद्र सरकार ने जवाब दाखिल कर कहा है कि इन छात्रों का भारत में दाखिला दे पाना कानूनन संभव नहीं है। और अब नजर डालते हैं कोरोना संक्रमण के ताजा आंकड़ों पर। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में 5,383 मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटों में 6,424 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.71% हो गया है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 1.70% दर्ज किया गया। दैनिक पॉजिटिविटी रेट 1.68% दर्ज किया गया है। देश में टीकाकरण का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 217 करोड़ 26 लाख से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में 14 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। टीकाकरण अभियान देश में लोगों की कोविड से सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम है और इसकी उच्च स्तर पर लगातार समीक्षा और निगरानी की जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराजा हरि सिंह जी की जयंती पर उन्हें नमन किया है। अमित शाह ने अपने ट्वीट में कहा कि राष्ट्रीयता के प्रतीक महाराजा हरि सिंह जी की जयंती पर उन्हें नमन करता हूं।
जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाने और देश की अखंडता को अक्षुण्ण रखने के उनके प्रयासों को चिरस्मरणीय बनाने हेतु उनकी जयंती को राजकीय अवकाश घोषित कर मोदी जी ने उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी है। टाटा ग्रुप ने अपनी कंपनियों के कंसोलिडेशन को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। इसके अंतर्गत टाटा ग्रुप की मेटल से जुड़ी सभी कंपनियां टाटा स्टील में मर्ज होंगी। इसका मतलब है कि ग्रुप की मेटल से जुड़े सभी कारोबार की एक कंपनी टाटा स्टील हो जाएगी। टाटा स्टील ने स्टॉक एक्सचेंज को बताया कि कल कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की हुई मीटिंग में ग्रुप की 7 मेटल कंपनियों का टाटा स्टील में विलय करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। यूक्रेन के 4 क्षेत्रों के लिए रूस में आज से जनमत संग्रह शुरू हो रहा है। दोनियास्क, लुहांस्क, खेरसोन और आंशिक रूप से रूस के कब्जे में मौजूद ज़ापोरिजिया क्षेत्र में वोट डाले जाएंगे। रूस नियंत्रित यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों ने रूस का अभिन्न हिस्सा बनने के लिए जनमत संग्रह कराने की घोषणा की थी। गौरतलब है कि लुहांस्क और दोनियास्क संयुक्त रूप से डोनबास इलाके का बड़ा हिस्सा है, जहां पर वर्ष 2014 से ही अलगाववादियों का कब्जा है और पुतिन ने रूसी हमले के लिए इसे प्राथमिक आधार बनाया था। उधर यूक्रेन ने जनमत संग्रह के परिणामों को मान्यता देने से इनकार कर दिया। वहीं संयुक्त राष्ट्र में विश्व नेताओं ने यूक्रेन में मानव अधिकारों के उल्लंघन के लिए मॉस्को को जवाबदेह ठहराने का आह्वान किया है। भारत ने आतंकियों को ब्लैकलिस्टिंग से बचाने के प्रयासों की आलोचना की है। संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन की स्थिति पर आयोजित चर्चा के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि ऐसे प्रयास नहीं किए जाने चाहिए। उन्होंने राजनीतिक कारणों से आतंकियों को जवाबदेही से बचाने को गलत बताया। विदेश मंत्री ने कहा कि यूक्रेन संकट का फौरी तौर पर हल निकाला जाना चाहिए। उन्होंने शांतिपूर्ण हल की भारत की मांग को भी दोहराया। The need of the hour is to end this conflict in Ukraine and return to the negotiating table. This council is the most powerful contemporary symbol of diplomacy. It must continue to live up to its purpose. The global order that we all subscribe to is based on international law, UN Charter, and respect for the territorial integrity and sovereignty of all states. These principles too must be upheld without exception. न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र से इतर ब्रिक्स की एक बैठक हुई। बैठक में भाग लेने के बाद विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बताया कि बैठक में वैश्विक स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान हुआ। विशेष रूप से सुधारित बहुपक्षवाद पर जोर दिया गया। विदेश मंत्री ने दक्षिण अफ्रीका और नलेदी पंडोर को ब्रिक्स की मेजबानी के लिए शुभकामनाएं दी। पाकिस्तान ने कराची में खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में इंग्लैंड को 10 विकेट से हराकर सीरीज 1-1 से बराबर कर ली है। इंग्लैंड से जीत के लिए मिले 200 रन के लक्ष्य को मेजबान पाकिस्तान ने कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने तूफानी पारी की बदौलत 3 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। बाबर आजम ने फॉर्म में वापसी करते हुए शानदार नाबाद शतकीय पारी खेली। वहीं इन फॉर्म बल्लेबाज रिजवान ने कप्तान का अच्छा साथ देते हुए नाबाद 88 रन बनाए। बाबर ने 66 गेंदों का सामना करते हुए नाबाद 110 रन बनाए। यह अंतर्राष्ट्रीय टी20 में उनका दूसरा शतक है। बाबर और रिजवान ने लक्ष्य का पीछा करते हुए सबसे बड़ी साझेदारी का नया रिकॉर्ड बनाया। पहले ये रिकॉर्ड 197 रन का था। इससे पहले इंग्लैंड ने 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 199 रन बनाए। इंग्लैंड के लिए मोइन अली ने नाबाद 55 रन बनाए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।